एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की लास्ट स्टोरी डस्क। डस्क को साकी ने लिखा है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नॉर्मन गर्ट्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। तकरीबन 6:30 बज चुके थे। मार्च महीने के शुरू की एक शाम थी और इस मंजर पर घनी शाम ढल आई थी। सड़क और पटरी के ऊपर फैला हुआ एक खालीपन था, लेकिन फिर भी वहां बहुत सी जिस्मानी शक्लें थी जो इस धुंधलेपन में घूम रही थी या बिना किसी का ध्यान खींचे पार्क में किसी बेंच या कुर्सी पर दिखाई दे रही थी और उन्हें मुश्किल से ही इन सायों बारे अंधेरे से अलग करके देखा जा सकता था जिसमें वो बैठे हुए थे। ये नज़ारा नॉर्मन गर्ट्सबी को अच्छा लग रहा था। उसके हालिया मूड से मेल खा रहा था। उसके ख्याल के मुताबिक शाम के धुंधले का वक्त हारे हुए लोगों का वक्त होता है। ऐसे मर्द और औरतें जिन्होंने जद्दोजहद की हो लेकिन हार गए हों, जो अपनी टूटी हुई किस्मत और मुर्दा उम्मीदों को लोगों की घूरती नजरों से बचाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे लोग शाम के धुंधले में घर से बाहर निकल आते हैं जब उनके भद्दे कपड़े और झुके हुए कंधे और उदास आंखें किसी का ध्यान न खींच सकें या कम से कम उन्हें कोई पहचान न पाए। एक राजा जो हार गया हो उसे जरूरी तौर पर अपने आईने में अजीब अजीब शक्लें देखने को मिलती हैं। ऐसे आदमी का दिल बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ होता है। शाम के अंधेरे में घूमने वाले इन लोगों ने अपनी मर्जी से अपने वो अजीब चेहरे अपने कांधों पर सीधे उठा नहीं रखे थे, इसीलिए वो इस तरह चमगादड़ों वाले ढंग से अपने घरों से बाहर निकलते हैं। झाड़ियों और कांटेदार तार के हिफाजती पर्दे के उस पार चमकदार रोशनियों और शोरगुल भरे ट्रैफिक की एक दुनिया थी जहां उन दूसरे लोगों के उड़े थे जो जिंदगी के भाग दौड़ को अपने ही हाथों में रखते थे और इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। इस तरह से नॉर्मन गर्ट्सबी के ख्यालों में चीजों की तस्वीरें बनती जा रही थीं जब वो तकरीबन वेरान रास्ते के पास पड़े एक ओक लकड़ी के बने बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। वो खुद को हारे हुए लोगों वाली टोली में गिनने के मूड में था। तंगदस्ती की मुश्किलें इस पर भारी नहीं थी। अगर उसने ऐसा चाहा होता तो वो रोशनी और शोर शराबे वाले आम रास्तों पर चहलकदमी कर सकता था और कंधे से कंधा टकराने वाले लोगों की भीड़ में अपनी जगह ले सकता था जो खुशहाली में खुशी महसूस करते थे या उसके लिए जद्दोजहद करते फिरते थे। वो एक बहुत मामूली सी ख्वाहिश में नाकामयाब रहा था और हाल की घड़ी में वो दिल में दुखी और नाउम्मीद था और इसके मन में हसद हो रहा था कि वो घूमने वाले दूसरे लोगों को गौर से देखे और उनको मुख्तलिफ जुमरों में लाए जब वो लैंपों की रोशनी के बीच रास्ते के अंधेरे हिस्सों में चले जा रहे थे। बेंच के ऊपर उसकी बगल में एक बुजुर्ग शरीफ आदमी बैठा हुआ था जो जिंदगी में अपनी दिलचस्पी खोया मालूम होता था। वो हारा हुआ लगता था लेकिन इससे मानने को तैयार नहीं था। उसके कपड़ों को मुश्किल से ही मैला कहा जा सकता था और वो साफ तौर पर मौसीकी के आलों में से एक आला था जिसके बजने पर कोई नाचना पसंद नहीं करता था। जब वो उठा तो आहिस्ता आहिस्ता परछाइयों में ओझल हो गया और तकरीबन उसी वक्त बेंच के ऊपर उसकी जगह एक जवान आदमी ने ले ली जो काफी अच्छे ढंग से कपड़े पहने हुए था, लेकिन जो अपने से पहले वहां बैठे हुए आदमी की निस्बत ज्यादा खुश लग रहा था, मानो इस बात पर जोर देने के लिए कि दुनिया उसके साथ बुरा सलूक कर रही थी। उस आदमी ने गुस्से भरे सुनने जा सकने वाले अल्फाज बोलते हुए अपनी भड़ास निकाली जब वो धड़ाम से उस जगह पर आकर बैठा। आप बहुत बढ़िया मिजाज में नहीं लग रहे हैं, गर्ट्सबी ने कहा, ये भांपते हुए कि वो आदमी उससे ये उम्मीद कर रहा था कि उसकी हरकतों की तरफ ध्यान दे। वो नौजवान आदमी एक बेबाक कर देने वाली साफ गोई के लहजे में उसकी तरफ घूमा जिससे गर्ट्सबी फौरन चुकना हो गया। आपका मिजाज भी अच्छा ना होता अगर आप इस उलझन में फंसे हुए होते जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, उसने कहा।
میں نے ایسی سب سے بڑی بیوقوفی کا کام کیا ہے جو میں نے زندگی میں کبھی کیا ہو۔ اچھا، گوڈسبی نے روکھے سے ڈنگ میں کہہ دیا۔ آج تیسرے پہر میں یہاں برکشائر اسکوائر میں پیٹاگونین ہوٹل میں ٹھہرنے کے خیال سے آیا تھا۔ اس نوجوان نے کہنا جاری رکھا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسے کچھ ہفتے پہلے ہی گرا دیا گیا تھا اور اس جگہ ایک سنیما گھر بن کر چل رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے وہاں سے کچھ دوری پر ایک دوسرے ہوٹل میں جانے کی سفارش کر دی اور میں وہاں چلا گیا۔ میں نے سفارت خانے میں صرف ایک چٹھی لکھی اور پھر کچھ صابن خریدنے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں اپنے سامان میں اپنا صابن باندھنا بھول گیا تھا اور مجھے ہوٹل کا صابن استعمال کرنا پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے ادھر ادھر تھوڑی سی چہل قدمی کی، ایک شراب خانے میں تھوڑی سی شراب نوشی کی اور دکانوں کو دیکھتا ہوا ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اور جب میں نے ہوٹل کی طرف اپنے قدم واپس گھمائے تو مجھے اچانک احساس ہوا کہ مجھے ہوٹل کا نام یاد نہیں رہا تھا اور اس گلی کا نام بھی جس میں وہ ہوٹل واقع تھا۔ ایسے آدمی کے لیے بڑی عجیب حالت بناتی ہے جس کا لندن شہر میں کوئی دوست یا رشتہ دار نہ ہو۔ بلا شک پتہ جاننے کے لیے میں اپنے لوگوں تار بیچ سکتا تھا، لیکن وہ تار انہیں کل تک نہیں ملنا تھا اور اسی بیچ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں رہا ہے۔ اپنی جیب میں تقریباً 1 شلنگ لے کر میں ہوٹل سے نکلا تھا، جو صابن خریدنے میں اور تھوڑی سی شراب نوشی میں خرچ ہو گیا، اور اب میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اپنی جیب میں 2 پینس لیے ہوئے اور مجھے رات بتانے کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنی کہانی سنا دینے کے بعد وہ آدمی تھوڑا خاموش ہو گیا، ایسی خاموشی جو بہت کچھ بول رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو ایک ناممکن سی کہانی بن کر سنا دی ہے۔ اس نوجوان نے تھوڑی دیر بعد کہا، ایک افسوس پارے لہجے کے ساتھ، بالکل بھی ناممکن نہیں ہے۔ گوڈسبی نے ایک عدالتی انداز میں کہا، مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا، ایک دوسرے ملک کے دارالخلافے میں، اور اس وقت وہاں ہم 2 آدمی تھے، جس سے بات اور بھی زیادہ عجیب ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ہمیں یاد تھا کہ ہوٹل ایک طرح کی نہر کے کنارے پر تھا، اور جب ہمیں وہ نہر مل گئی تو ہم ہوٹل تک اپنا راستہ واپس ڈھونڈنے کے قابل ہو گئے۔ اس پرانی یاد کی گئی بات کے ذکر کو سن کر وہ نوجوان کھل اٹھا۔ کسی دوسرے ملک میں مجھے اتنا برا محسوس نہ ہوتا، اس نے کہا۔ آدمی اپنے سفارت خانے کے پاس جا سکتا ہے اور وہاں سے لازمی مدد لے سکتا ہے۔ یہاں اپنے ہی ملک میں آدمی کو زیادہ بری حالت ہو جاتی ہے اگر وہ کسی مشکل میں پھنس جائے۔ جب تک مجھے ایسا کوئی بھلا آدمی نہیں مل جاتا جو میری کہانی پر بھروسہ کر لے اور مجھے کچھ پیسے ادھار دے دے، تو ایسا ممکن ہے کہ مجھے سڑک کنارے ہی رات گزارنی پڑے۔ پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ آپ ایسا نہیں مانتے کہ میری کہانی بہت ہی زیادہ ناقابل یقین ہے۔ اس نے اپنا آخری جملہ کافی جوش میں کہا، شاید اپنی اس امید کو ظاہر کرنے کے لیے کہ گوڈسبی اس موقع کے لحاظ سے ضروری اچھائی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بلا شک گوڈسبی نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ کی کہانی کا کمزور اور نقطہ یہ ہے کہ آپ وہ صابن نہیں دکھا سکتے۔ وہ نوجوان تیزی سے بینچ پر آگے کو ہو کر بیٹھ گیا، جیبوں کو ٹٹولنے لگا اور پھر چھلانگ لگا کر اپنے پیروں کو کھڑا ہو گیا۔ ضرور مجھ سے کھو گیا ہوگا، وہ غصے میں بڑبڑا دیا۔ ایک ہی شام ہوٹل اور صابن کی ٹکیا کا ایک ساتھ کھو جانا جان بوجھ کر کی گئی لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے، گوڈسبی نے کہا۔ لیکن وہ نوجوان آدمی اس کے جملے کو پورا سننے کے لیے رکا ہی نہیں۔ وہ تیزی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا، اپنا سر اوپر کو اٹھائے ہوئے اور تھوڑی سی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ افسوس کی بات یہ تھی، گوڈسبی سوچنے لگا، صابن کی ٹکیا لینے کے لیے باہر جانا، پوری کہانی میں یہی ایک بھروسے کے قابل بات تھی، اور پھر بھی وہی ایک چھوٹا سا ذکر اس کے دکھی کر گیا۔ اگر اسے پہلے ہی اپنے پاس صابن کی ایک ٹکیا رکھنے کا چالاکی برا خیال آ گیا ہوتا اور وہ بھی ایک دکاندار سے اچھے ڈھنگ سے کاغذ میں اسے لپیٹ کر باندھ کر رکھتا، تو وہ اپنے اس خاص ہنر میں ایک لاجواب آدمی ثابت ہونا تھا۔ اس کے اس خاص دھندے میں قابلیت لازمی طور پر اسی بات میں ہوتی ہے کہ احتیاط اس قدر برتنی چاہیے کہ کہانی میں کوئی کمزوری نہ رہنے پائے۔
इस तरह के ख्याल लिए हुए गर्ट्स भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जब उसने ऐसा किया तो उसकी हैरानी भरी एक चीख निकल गई। बेंच के एक तरफ जमीन के ऊपर एक अंडे की मानद छोटा सा पैकेट पड़ा हुआ था, जिसे दुकानदार ने खूबसूरत ढंग से कागज में लपेटा हुआ था। यह साबुन की टिकिया के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था, और ये बात जाहिर थी कि उस नौजवान के ओवरकोट की जेब में से निकलकर उस वक्त गिर गई थी जब वो बेंच के ऊपर आकर धड़ाम से बैठा था। अगले ही पल गर्ट्स भी उस शाम के धुंधले के में सड़क के ऊपर तेजी से दौड़ता हुआ जाने लगा, उस नौजवान चेहरे की खोज में जिसने एक हल्का सा ओवरकोट पहन रखा था। उसने तलाश करना तकरीबन छोड़ ही देना था कि जब उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसकी इससे तलाश थी और जो उलझन में पड़ा हुआ सड़क के किनारे खड़ा था। ज़ाहिरी तौर पर वो इस उलझन में था कि वो भागकर सड़क के पार जाए या नाइट्स ब्रिज के चहल पहल भरी पटरियों की तरफ जाए। जब उसने गर्ट्सबी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो हिफाजती अंदाज में खड़ा हो गया। तुम्हारी कहानी की सच्चाई का अहम गवाह मिल गया है। गर्ट्सबी ने साबुन की एक टिकिया उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लाजमी तौर पर यह तुम्हारे ओवरकोट की जेब में से निकलकर गिर पड़ी होगी जब तुम उस जगह पर आकर बैठे थे। जब तुम वहां से उठकर चले आए तो ये मुझे जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दी। मेहरबानी करके मुझे मेरे भरोसा न करने के लिए माफ कर दो, लेकिन जाहिरी तौर पर हर बात तुम्हारे खिलाफ ही जाती थी, और अब क्योंकि मैंने तुमसे साबुन का सबूत मांगा था तो मेरे ख्याल में मुझे इस गवाही को भी मानना चाहिए। अगर 1 पाउंड का ये उधार तुम्हारा कोई काम चला सके तो। उस आदमी ने जल्दी से वो सिक्का लेकर अपनी जेब में डाल लिया और इस तरह इस मामले में सभी शकूक खत्म कर दिए। ये मेरा कार्ड है जिस पर मेरा पता लिखा हुआ है, गर्ट्सबी ने बात जारी रखते हुए कहा। इस हफ्ते किसी भी दिन तुम मुझे ये पैसा वापस कर सकते हो, और ये रही तुम्हारी साबुन की टिकिया। इसे दोबारा मत खो देना, इसने तुम्हारा बहुत साथ दिया है। खुशकिस्मती की बात थी कि ये आपको मिल गई, उस नौजवान ने कहा, और फिर अपनी आवाज में कदरे सख्ती लाते हुए उसे शुक्रिया के 1-2 अल्फाज कहे और फिर बहुत तेजी के साथ नाइट्स ब्रिज की तरफ भाग लिया। बेचारा नौजवान, वो तो तकरीबन रो ही पड़ा था, गर्ट्सबी ने खुद से कहा, और इसमें कोई हैरान होने की बात भी नहीं है कि उसके आंसू निकल आए। उससे अपनी मुसीबत से बहुत राहत मिल गई, और मेरे लिए भी ये एक सबक की बात है, मैं दूसरों को परखने में बहुत ज्यादा चालाकी न दिखाया करूं। जब गर्ट्सबी उस बेंच के पास से गुजरा जहां ये छोटा सा वाक़ा हुआ था, तो वहां उससे एक बुजुर्ग आदमी उस बेंच के नीचे की तरफ और उसके इर्द गिर्द गौर से देखता हुआ और कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दिया। गर्ट्सबी पहचान गया कि ये वही आदमी था जो बेंच के ऊपर उसके साथ पहले बैठा रहा था। गर्ट्सबी ने पूछा, जनाब, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? उसने पूछा। हाँ जनाब, साबुन की एक टिकिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू 3000।